Hello everybody and welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll do the last chapter of Pedagogy of English and we'll finish the book. Before that, I would like to inform you again that Prep Classes is starting its OTT and CTET preparation soon in the institution itself. The detail is on the screen. Language assessment and evaluation. असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट हमने पहले भी पढ़ा है. इसका मतलब है एक प्रोसेस जिसमें हम लोग बच्चों के स्किल्स के, नॉलेज के और एबिलिटी के या परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं. तो ये हमें एक तरीके से ये बताता है कि बच्चों का लर्निंग आउटकम क्या था, उनका जो गोल था, क्या टीचर का गोल उन्होंने अचीव कर पाए बच्चों के आउटकम को देख के, उस बारे में जानना इज़ असेसमेंट. तो असेसमेंट कैन बी यूज्ड इन वेरियस कंटेक्स्ट, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, साइकोलॉजिकल उनका इवैल्यूएशन हो, ये सब कलेक्टिवली वी ट्राई टू फाइंड आउट थ्रू असेसमेंट. इसका की पर्पस होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस. उन बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है परफॉर्मेंस उसको मेजर करना, फिर डिसीजन लेना कि बच्चों के अगर उनका जैसे रिज़ल्ट निकला तो उनको रिज़ल्ट हमने इन्फॉर्म किया. उसके बाद ये देखना कि उन्होंने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा. अगर सीखा है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं सीखा है तो फिर हमें आगे क्या करना है. तो इस तरीके से एक डिसीजन लेने में टीचर्स के लिए हेल्प होता है. फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए एंड सपोर्ट लर्निंग. अब असेसमेंट में हमारा पहला आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो हम लोग इवेंचुअली बहुत ही इंटरवल्स में लेते रहते हैं. जैसे इट रेफर्स टू ऑनगोइंग इवैल्यूएशन. The primary goal of formative assessment is to monitor students' learning and provide continuous feedback. तो continuous जो feedback हम लोग देते हैं उसको हम बोलते हैं formative assessment. इसका की फीचर्स है, पर्पस हमारा क्या है इसमें, सपोर्ट लर्निंग और बच्चों का जो नॉलेज है या फिर जो भी उनका पढ़ाई है उसको कंटिन्यूसली उनको उस पर जज करना. देन वी हैव टाइमिंग. फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस. मतलब पढ़ाई चल रहा होता है और उस लर्निंग प्रोसेस के बीच बीच में ही उनका असेसमेंट किया जाता है. कैसे? बाय क्विजेस, कुछ क्विज ले लिया, कुछ प्रोजेक्ट दे दिया. तो इससे क्या बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चलता है. फिर फीडबैक आता है. जो सबसे इंपॉर्टेंट की एलिमेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट है हमारा फीडबैक देना. तो स्टूडेंट्स को इमीडिएटली फीडबैक दिया जाता है कि अरे इस टॉपिक में आपको ये समझ नहीं आया, यू हैव टू गो थ्रू दिस अगेन, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कम एंड आस्क मी. तो उस टाइप से उनको बताया जाता है और उनको हेल्प किया जाता है. एग्जाम्पल है क्विज़ हो गया, क्लास डिस्कशन जैसे मैंने आपको बताया, एग्जिट टिकट ये हमने डिस्कस किया था, पीयर रिव्यू, ऑब्जर्वेशन, होमवर्क, सेल्फ असेसमेंट. इन सब को हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं. एग्ज़ाम के जैसा ये नहीं होता है, लेकिन एक प्ले वे मेथड होता है. एक मेथड होता है जैसे छोटे छोटे गेम्स, छोटे छोटे क्विज़, इन सब चीज़ों की मदद से हम बच्चों का डेली जो पढ़ाते हैं वो बच्चे समझ पा रहे हैं नहीं, वो हम लोग समझ पाते हैं. इसका एडवांटेज क्या है कि बच्चों का इम्प्रूविंग जो लर्निंग होता है वो इम्प्रूव होता है. उनका पर्सनलाइज लर्निंग होता है. जैसे टीचर्स कैन आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरिया वे स्टूडेंट स्ट्रगल और उसके बाद उसको अकॉर्डिंगली उनको अपना मेथड चेंज करके पढ़ाया जाता है. स्ट्रेस कम रहता है क्योंकि वो कंटिन्यूस उसमें लगे रहते हैं असेसमेंट में, तो उनका कंटिन्यूस प्रैक्टिस होता रहता है बच्चों का. डायग्नोस्टिक होता है. टीचर हर इशू को डायग्नोस कर पाता है कि बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, बच्चे कैसे अच्छा कर रहे हैं, फिर कैसे अच्छा करेंगे. देन वी हैव डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें आता है टाइम कंज्यूमिंग. ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और मे नॉट बी स्टैंडर्डाइज. कभी कभी क्या होता है कंटिन्यूस असेसमेंट की वजह से हमारा सिलेबस रह जाता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट. देन वी हैव समेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट होता है विच रेफर्स टू टाइप ऑफ असेसमेंट दैट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड. जैसे हमारा हाफ ईयरली हो गया, एनुअल एग्जाम हो गया, वो एंड ऑफ इसमें जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद लिया जाता है. एंड इट इज़ यूज टू इवेल्यूएट एंड मेजर स्टूडेंट्स ओवरऑल लर्निंग. जैसे हाफ ईयरली हुआ, वो हाफ सिलेबस ख़त्म होने के बाद उनको कितना समझ आया वो जानने के लिए. एनुअल एग्जाम कंप्लीट सिलेबस ख़त्म होने के बाद उनको कितना नॉलेज आया, वो कितना समझ पाए, वो देखने के लिए. दैट इज़ समेटिव असेसमेंट. अगेन इसका पर्पस है मेजर करना बच्चों का आउटकम आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर ईयर. टाइमिंग क्या होता है इसका, एंड ऑफ द लेसन में लिया जाता है. देन फीडबैक हम लोग बच्चों को समराइज़ करके एक रिपोर्ट कार्ड की तरह देते हैं. इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे फाइनल एग्ज़ाम हो गया, एंड ऑफ द टर्म प्रोजेक्ट, कोई एक टर्म ख़त्म हुआ, सेमेस्टर ख़त्म हुआ. फिर ऐसे हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, मिड टर्म यानी यूनिट टेस्ट जैसे हम लोग देते हैं वो हो गया. उन सबको हम लोग समेटिव असेसमेंट में डाल सकते हैं. एडवांटेजेस क्या है, क्लियर मेजर ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, उनके अचीवमेंट को मेजर कर पाते हैं, ग्रेडिंग कर पाते हैं. देन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन कैन यूज समेटिव असेसमेंट टू इवैल्यूएट हाउ वेल टीचिंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड. कितने अच्छे से टीचिंग एंड लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ है वो जान पाएंगे. एंड कॉम्प्रिहेंसिव रहता है यानी कंप्लीट उनका जो बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ आता है.
डिसएडवांटेज क्या होता है? लिमिटेड फीडबैक. Since summative assessment are typically done after the learning process, feedback comes too late to inform. तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है इन्फॉर्म करने में कि आपकी ये गलती थी या फिर आप ये नहीं समझ पाए. हाई स्टेक्स, these assessment often carries significant weight in terms of grading, making them stressful for students. तो ये बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है. Doesn't support learning in real time. रियल टाइम सपोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये एंड ऑफ द सिलेबस में असेसमेंट लिया जाता है. अब की डिफरेंस जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का और समेटिव असेसमेंट का, इस पर्टिकुलर टेबल में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. यू कैन गो थ्रू द टेबल, यू कैन गो थ्रू दिस एंड यू कैन राइट दिस इन योर एग्जाम एज वेल. देन इवैल्यूएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट इन इंग्लिश. नाउ व्हेन डिजाइनिंग एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, कोई भी टेस्ट इंग्लिश का, इट्स एसेंशियल टू कंसिडर बोथ द इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड द की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक द टेस्ट इफेक्टिव एंड फेयर. These elements ensure that test accurately measures what's it intended to measure. तो अगर अच्छा टेस्ट बनाने का मतलब क्या है? अच्छा टेस्ट का मतलब ये है कि उससे वो गोल आप अचीव कर पाओ जो टीचर चाहता है. टीचर क्या क्या मेजर करना चाहता है बच्चों का, उस टेस्ट के ज़रिए वो मेजर कर पाए. तो गुड टेस्ट का हम लोग इवैल्यूएशन जो होता है वो ऑफ गुड टेस्ट कैसे करते हैं? इवैल्यूएशन सबसे पहले तो रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ एसेसिंग द क्वालिटी, क्वालिटी को जानना. तो देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ अ गुड टेस्ट. पहला है वैलिडिटी चेक करना. The test must measure what it claims to measure. For an English test, it should assess English proficiency, skills or knowledge in a way that is relevant for test intended purpose. तो बच्चों का प्रोफिशेंसी कैसा है इंग्लिश में, स्किल कैसा है, नॉलेज कैसा है, वो जानने के लिए उसको उसके वैलिडिटी को जानना. टाइप्स ऑफ वैलिडिटी यानी पहला है कंटेंट वैलिडिटी. मतलब डज द टेस्ट कंटेंट रिप्रेजेंट द लैंग्वेज स्किल्स इट्स सपोज टू एक्सेस. एग्जाम्पल ग्रामर, वोकेबलरी, स्पीकिंग, क्या ये सब वो कवर कर रहा है. फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यानी क्या ये टेस्ट जो है एक्यूरेटली मेजर करेगा थ्योरेटिकल पार्ट बच्चों का. देन क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, क्या ये स्पीकिंग इंग्लिश में हेल्प कर रहा है, क्या ये एकेडमिक को उनके सेट कर रहा है. तो इस तरीके से अलग अलग वैलिडिटी चेक करना बिफोर क्रिएटिंग और बिफोर मेकिंग अ गुड इंग्लिश टेस्ट. देन रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट. अ गुड इंग्लिश टेस्ट शुड यील्ड कंसिस्टेंट रिजल्ट व्हेन टेकन बाय द सेम पर्सन ऑन डिफरेंट ओकेजन्स. ठीक है. तो रिलायबिलिटी मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर होना चाहिए कि एक ही बच्चे को अगर 100 बार वो क्वेश्चन पेपर दो तो वो उसका आंसर उसी तरीके से सही से लिखे. इसका रिलायबिलिटी का मतलब इसके अंदर क्या आ जाता है? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. मतलब एंश्योर दैट रिपीटेड टेस्टिंग अंडर सिमिलर कंडीशन प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट. आप फिर से अगर रीटेस्ट लेते हो सिमिलर कंडीशन में, सिमिलर टाइम के साथ, सिमिलर क्वेश्चंस, तो उनका जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए. इंटर रेटर रिलायबिलिटी मतलब ensuring that different examiners और raters evaluate responses in a consistent way. और जो भी चेक कर रहा है वो उस क्वेश्चन पेपर ऐसा बनाओ कि करेक्शन करते टाइम सब इन्विजिलेटर या जो एग्जामिनर है वो उसका रिस्पॉन्स भी वैसा ही दे. इंटरनल कंसिस्टेंसी यानी एंश्योर दैट द टेस्ट आइटम्स आर कंसिस्टेंट विद वन अनदर एंड मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट. फिर आता है हमारा फेयरनेस. फेयरनेस मतलब अ गुड इंग्लिश टेस्ट शुड बी फेयर फ्रॉम बायस. उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए. किस टाइप का? जैसे अवॉइडिंग कल्चरल बायस. द टेस्ट शुड नॉट डिसएडवांटेज एनी ग्रुप बेस्ड ऑन कल्चर, सोशल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड. एक इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाना है कि सबको समझ आए. लैंग्वेज हमेशा क्लियर रहना चाहिए. देन प्रैक्टिकलिटी रहना चाहिए. मतलब अ गुड टेस्ट शुड बी प्रैक्टिकल टू एडमिनिस्टर, स्कोर एंड इंटरप्रेट. स्कोरिंग करने में ईजी हो, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर करने में ईजी हो एंड कॉस्ट इफेक्टिव हो. देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इंग्लिश टेस्ट. अब गुड इंग्लिश टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है कि टीचर क्या चेक करना चाहता है बच्चों का, कैंडिडेट का. क्या वो उनका मतलब राइटिंग स्किल जानना चाहता है, वोकैबुलरी जानना चाहते हैं, फ्लुएंसी जानना चाहते हैं स्पीकिंग में या लिसनिंग में. तो ये सब क्या उनका ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर रहता है, एकदम क्लियर रहता है. और उसी तरीके से टीचर अपना क्वेश्चन पेपर प्लान करता है एंड ऑर्गेनाइज करता है. नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव. मतलब अ गुड इंग्लिश टेस्ट शुड कवर वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज स्किल्स. सारे स्किल्स को वो कवर करे, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड वोकैबुलरी. देन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स हो, जैसे मल्टीपल चॉइस भी हो, शॉर्ट भी हो, एसे भी हो, ओरल भी हो, देन क्लोज टेस्ट भी हो एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी हो. लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो होता है, इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऐसा होना चाहिए कि जो स्लो लर्नर्स है और जो अच्छे लर्नर्स हैं उन दोनों का एक बैलेंस करके हो. ये ना हो कि जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत फास्ट लर्नर्स हैं, वो फटाफट कर लें और स्लो लर्नर्स को कुछ समझना है, या फिर इतना इजी हो कि हर कोई सब कुछ कर पाए, वैसा नहीं. एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है. देन ऑथेंटिसिटी. अ गुड टेस्ट शुड रिफ्लेक्ट रियल वर्ड लैंग्वेज यूज़. ऑथेंटिक टास्क हेल्प स्टूडेंट्स रिलेट बेटर टू द कंटेंट एंड इम्प्रूव मोटिवेशन. कैसे? फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग
टास्क दैट फीचर रियल कॉन्वर्जेशन। अगर लिसनिंग टास्क ले रहे हो तो रियल कॉन्वर्जेशन होना ज़रूरी है। रीडिंग पैसेज है तो वो रीडिंग भी प्रॉपर होना चाहिए। उस तरीके से हर स्किल को टेस्ट करने के लिए एक ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, जिस स्किल को जैसे करेक्शन या जैसे उसको स्टडी करना चाहिए उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए। क्लैरिटी होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो। टाइम मैनेजमेंट, अगर सोचो 3 आवर्स का एग्जाम है तो क्वेश्चन पेपर बना भी ऐसा होना चाहिए कि 3 आवर्स में ख़त्म हो। देन बैलेंस्ड कवरेज ऑफ स्किल्स, सारे स्किल्स को भी बैलेंस्ड करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ राइटिंग पे फोकस या सिर्फ रीडिंग पे फोकस हो, वो एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। मोटिवेटिंग, द टेस्ट शुड बी मोटिवेटिंग फॉर स्टूडेंट्स, एनकरेज देम टू डेमॉन्स्ट्रेट देयर बेस्ट स्किल। देन फीडबैक अपॉर्चुनिटी, एक गुड इंग्लिश टेस्ट जो होता है शुड ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फीडबैक either immediately or after the test has been scored. After writing test, feedback on grammar, vocabulary use and overall structure can help the learner improve the future. तो इससे क्या होगा कि वो अपने फ्यूचर में और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ CCE क्या होता है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये एक ऐसे टाइप का असेसमेंट सिस्टम होता है विच इज़ डिज़ाइन टू इवैल्यूएट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। समेटिव फॉर्मेटिव में हमने पढ़ाई देख लिया, CCE में सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, इसमें बाकी एक्टिविटीज़ भी होते हैं, उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं, उनकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड, स्किल सब कुछ पढ़ते हैं। CCE में ये सब कवर हो जाता है। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हम बच्चों का देखते हैं। की कंपोनेंट्स क्या हैं? कंटिन्यूस होना चाहिए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली बच्चों की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, असाइनमेंट होना चाहिए, और बच्चों के स्किल्स कितने डेवलप हो रहे हैं उस पर भी एक चेकलिस्ट रखना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब एकेडमिक भी कवर करना चाहिए, को करिकुलर भी, पर्सनालिटी भी, फिजिकल भी, लाइफ स्किल भी, सिर्फ एक जगह फोकस नहीं करना चाहिए। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, सब कुछ, सारा ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का। एग्जाम का स्ट्रेस कम हो जाता है इससे, लर्निंग में फोकस रहता है और रोट लर्निंग नहीं होता है क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड होता है। एनकरेजमेंट फॉर डाइवर्स स्किल्स, सारे स्किल्स पे फोकस रहता है इसलिए बच्चों का सारा स्किल इंप्रूव होता है। एंड रेगुलर फीडबैक बच्चों को मिलता रहता है। की फीचर्स क्या हैं? मल्टीपल फॉर्म ऑफ असेसमेंट, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है, इसमें समेटिव असेसमेंट भी होता है। असेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी देखता है जिसमें एकेडमिक लर्निंग होता है, अफेक्टिव डेवलपमेंट भी देखता है जिसमें इमोशंस होते हैं, साइकोमोटर भी देखता है जिसमें स्किल होता है। तो इसमें सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। एक्टिविटी बेस्ड होता है ये, इसमें प्रोजेक्ट, डिबेट्स, देन फील्ड ट्रिप होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है इसमें, देन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, CCE जो होता है वो इनकरेज करता है स्टूडेंट को सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड एसेस देयर ओन लर्निंग सेल्फ असेसमेंट के थ्रू, एज वेल एज एंगेज इन पीयर असेसमेंट। दिस फोस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनकरेजेस स्टूडेंट टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। वो लोग एक दूसरे को पीयर लर्निंग भी कराया जाता है, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जिनके साथ कोलैबोरेशन में होते हैं वो एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। फिर इसमें रेगुलर फीडबैक मिलता है क्योंकि रेगुलर चेकिंग चलता है बच्चों का। ग्रेडिंग सिस्टम, CCE जो होता है वो जनरली ग्रेडिंग सिस्टम होता है इंस्टेड ऑफ मार्क्स। दिस सिस्टम हेल्प्स रिड्यूस द प्रेशर ऑफ स्कोरिंग हाई। इसमें ग्रेड पॉइंट रहता है तो बच्चों को प्रेशर नहीं रहता कि हमारे कितने परसेंटेज आएंगे। नाउ कंपोनेंट्स क्या है CCE के? पहला है स्कॉलिस्टिक एरिया। स्कॉलिस्टिक एरिया मतलब जिसमें उनके टेस्ट असाइनमेंट होते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, पजल हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, फाइनल एग्जाम हो गया, जैसे जिसमें हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। फिर को स्कॉलिस्टिक आता है जिसमें स्पोर्ट्स आ गया, आर्ट आ गया, थिएटर आ गया, ड्रामा आ गया, क्लब एक्टिविटी आ गया। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आता है जिसमें स्किल, सोशल, टीम वर्क, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये सब रहता है। एडवांटेजेस क्या है? वही होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चों का, एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, पर्सनलाइज लर्निंग होता है, प्रमोट्स कंटिन्यूस लर्निंग, क्योंकि कंटिन्यूसली बच्चों को एग्जामिन किया जाता है इसीलिए कंटिन्यूस लर्निंग भी होता है और इनके स्किल्स भी डेवलप होते हैं, बिकॉज यहाँ पे फोकस सिर्फ पढ़ाई पे नहीं होता है, यहाँ पे फोकस उनके बाकी एरियाज़ में भी होता है। तो इसका एडवांटेज क्या हो गया? होलिस्टिक डेवलपमेंट, रिड्यूसेस एग्जाम प्रेशर, पर्सनलाइज लर्निंग, प्रमोट्स कंटिन्यूस लर्निंग, फोस्टर लाइफ स्किल्स। देन डिसएडवांटेजेस में हम लोग आते हैं टाइम कंज्यूमिंग। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली करना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा टीचर्स का टाइम कम पड़ जाता है, जिस वजह से उनके ऊपर प्रेशर बाकी कामों का बढ़ जाता है। सब्जेक्टिविटी होता है, सिंस CCE इंक्लूड्स असेसमेंट दैट फोकस ऑन को करिकुलर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, देयर मे बी अ हाई डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी विच कुड लीड टू इनकन्सिस्टेंसी इन ग्रेडिंग। इस वजह से ग्रेडिंग में थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड इतना ज़्यादा हो जाता है। रिक्वायर्स टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर को ट्रेनिंग की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। हैवी ऑन रिकॉर्ड कीपिंग,
रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली बच्चों को एसेस करो, कितना पेपर वर्क करो, कितने स्कोर्स मेंटेन करो, तो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड कीपिंग उनका हैवी हो जाता है। अब टेक्निक्स क्या है, CCE कैसे कैसे तरीके से हम CCE कर सकते हैं। पहला तो है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट यानी वर्बली क्वेश्चन पूछा बच्चों ने और वर्बली आंसर दे दिया। की फीचर्स क्या होता है, इंटरैक्टिव होता है, क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंटरैक्टिव रहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन होता है और जो फीडबैक हो वो इमीडिएटली मिल जाता है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दिया, अगर सही है अच्छी बात है, नहीं है तो मैं उसको इमीडिएटली फीडबैक दूंगी दैट योर आंसर इज़ नॉट करेक्ट। टाइप्स क्या होता है, एक होता है इंटरव्यू का तरीके से, एक होता है प्रेजेंटेशन जहाँ पे स्टूडेंट कुछ एक टॉपिक प्रेजेंट करता है, एक होता है डिबेट, एक होता है क्वेश्चन आंसर सेशन। तो ये 4 तरीकों के ओरल टेस्ट। एडवांटेज क्या है, वर्बल फ्लुएंसी बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है एंड इमीडिएट क्लैरिफिकेशन हो जाता है। इमीडिएटली आपको फीडबैक मिल जाएगा, इमीडिएटली आपको आंसर मिल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, स्ट्रेसफुल फॉर सम स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको ओरल एग्जाम में कोई बच्चा बहुत ही उनके परफॉर्मेंस को लेके बहुत ही नर्वस रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहते, तो उनके ऊपर स्ट्रेस हो जाता है। फिर ग्रेडिंग ओरल टेस्ट कैन बी मोर सब्जेक्टिव एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन डिपेंडिंग ऑन इवैल्यूएटर्स जजमेंट। वो मेरे जजमेंट में रहेगा, सोचो 100 बच्चों का मुझे ओरल लेना है, 80 के बाद आई विल बी स्ट्रेस्ड, उसके बाद मैं मार्क्स ऐसे ऐसे दूँ, कभी कभी होता है वैसा, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रेडिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। लिमिटेड स्कोप रहता है, क्योंकि हम लोग ओरल में ज़्यादा पूछ नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं ज़्यादा बोलने से। नेक्स्ट है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर होगा, MCQ हो सकता है, शॉर्ट आंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट रिटन फॉर्म में। की फीचर क्या है, ये फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड रहता है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पेपर रहता है, उसका आंसर दिया जाता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स रहते हैं उसमें, एंड टाइम बाउंड होता है कि 2 घंटे में करो, 3 घंटे में करो या फिर 4 घंटे में करो, एक टाइम लिमिट रहता है उसका। इसका एडवांटेज है कि क्लियर रहता है ये बहुत, क्योंकि क्वेश्चन रहता है, बच्चे आंसर लिखते हैं तो बहुत ही क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव रहता है। ब्रॉड कवरेज मतलब काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी होता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है, मैच द कॉलम भी होता है, ट्रू और फॉल्स भी होता है, एंड ईजी टू ग्रेड। डिसएडवांटेज क्या है, कैन प्रमोट रोट लर्निंग। इसमें बच्चे रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें अपना ब्रेन यूज़ नहीं करेंगे। टाइम का कांस्टेंट रहता है, इनकेस याद नहीं रहता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो टाइम कम पड़ जाता है। एंड लिमिटेड असेसमेंट ऑफ स्किल हम लोग ज़्यादा कुछ उनका नहीं चेक कर सकते, प्रैक्टिकल स्किल्स, इतना क्रिएटिविटी स्किल्स नहीं देख सकते, सिर्फ राइटिंग टेस्ट देख सकते हैं। नाउ सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, इन्वॉल्व स्टूडेंट्स असेसिंग देयर ओन परफॉर्मेंस, लर्निंग प्रोग्रेस और पर्सनल डेवलपमेंट। दिस टेक्निक एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। बच्चे इसमें खुद का स्ट्रेंथ और खुद का वीकनेस खुद ही एसेस करते हैं। की फीचर क्या है, रिफ्लेक्शन बेस्ड। रिफ्लेक्शन बेस्ड मतलब जैसे मिरर में हम लोग को रिफ्लेक्शन आता है, वैसे ही बच्चे अपना फीडबैक खुद को देते हैं। गाइडेड टीचर्स इसमें गाइड करते हैं, दे में प्रोवाइड स्पेसिफिक क्राइटेरिया या रूब्रिक्स, जैसे रूब्रिक्स प्रोवाइड कर दिया और स्टूडेंट ने अपने काम पे खुद उसको इवैल्यूएट किया। फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, जब खुद को इवैल्यूएट करेंगे तो बच्चे कोशिश करेंगे कि हम सबसे बेस्ट करें, तो इससे उनका पर्सनल ग्रोथ भी होता है। एडवांटेजेस क्या है इसका, फोस्टर इंडिपेंडेंस, बच्चे खुद करते हैं तो इंडिपेंडेंट होते हैं। एनकरेजेस रिफ्लेक्शन, वो अपने खुद के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं। एम्पावर स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर एक ओनरशिप वाला, एक लीडरशिप वाला एक क्वालिटी आ जाता है कि अरे हम खुद कर रहे हैं ये। डिसएडवांटेज क्या है, बायस हो सकते हैं स्टूडेंट्स, अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं कभी कभी। रिक्वायर्स मैच्योरिटी, इफेक्टिव सेल्फ इवैल्यूएशन रिक्वायर्स मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस एंड सब्जेक्टिविटी। विदाउट प्रॉपर गाइडेंस सेल्फ इवैल्यूएशन कैन बी इनकन्सिस्टेंट और ओवरली लीनियंट। यहाँ पे नंबरिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन। देन वी हैव पीयर इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं। की फीचर क्या है, कोलैबोरेशन बेस्ड होता है। कोलैबोरेशन मतलब 2-4 जन मिलके कर रहे हैं। फीडबैक मैकेनिज्म, यहाँ पे फीडबैक मिलता है जिसमें बच्चों को अपना खुद का स्ट्रेंथ और इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है वो पता चलता है। सब्जेक्टिव बट स्ट्रक्चर्ड, पीयर इवैल्यूएशन कैन बी गाइडेड बाय रूब्रिक्स, इसमें भी रूब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें वी हैव एडवांटेजेस। एडवांटेजेस इसका क्या है, पहला है प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। ऑफकोर्स क्रिटिकल थिंकिंग होगा, क्यों, एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू एसेस द क्वालिटी ऑफ द पीयर वर्क, फोस्टरिंग एंड एनालिटिकल स्किल, क्योंकि वो दूसरों के स्किल को एसेस करते हैं तो वो और ज़्यादा क्रिटिकल थिंक करेंगे कि हम किस तरीके से उसको एनालाइज करें। देन एनकरेजेस कोलैबोरेशन, इसमें कोलैबोरेशन होता है क्योंकि बच्चे मिल के ग्रुप में काम करते हैं। देन
डिसएडवांटेज क्या है, इसमें बायस हो सकता है। अपने फ्रेंड्स के साथ अगर कर रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड को अच्छे मार्क्स दे देंगे, अच्छे मार्क्स एज एन अच्छा इवैल्यूएशन में हर चीज़ पॉजिटिव बोलेंगे। इनएक्यूरेसी हो सकता है, स्टूडेंट्स तो एक्सपर्ट होते नहीं है इस चीज़ों में, हो सकता है इसमें इनएक्यूरेसी हो। देन रिलक्टेंट टू क्रिटिसाइज़, कभी कभी कोई बच्चों को ख़राब लगता है कि हम सामने वाले को ख़राब कैसे बोलें या फिर कैसे बोलें कि उसने कुछ गलत किया है, तो वो क्रिटिसाइज़ करने से डरते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप इवैल्यूएशन। ग्रुप इवैल्यूएशन में क्या होता है, ग्रुप इवैल्यूएशन एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट वर्किंग इन अ ग्रुप सेटिंग। दिस टेक्निक फोकसेस ऑन कलेक्टिव आउटपुट ऑफ द ग्रुप इंक्लूडिंग द कोलैबोरेशन प्रोसेस। इसमें भी कोलैबोरेटिव होते हैं, मल्टीपल स्किल्स होते हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे साथ में होते हैं, और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो लोग एक दूसरे के साथ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटकम सब शेयर करते हैं। एडवांटेज क्या होता है, एनकरेजेस टीम वर्क, ऑफकोर्स टीम वर्क होगा क्योंकि ग्रुप में काम कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ग्रुप जो होते हैं दे वर्क रिफ्लेक्ट एंड कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ मोस्ट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होते हैं वो उनको दिए जाते हैं और वो लोग उसको सॉल्व करके फिर एसेस करने की कोशिश करते हैं। देन डाइवर्सिफाइज लर्निंग, लर्निंग डाइवर्सिफाई करता है, क्यों? क्योंकि ग्रुप इवैल्यूएशन अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से सीखने की उनको सीखने का एक मौका मिलता है। डिसएडवांटेज है कि अनइक्वल पार्टिसिपेशन हो सकता है, एक ग्रुप में एक बच्चा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा कुछ नहीं कर रहा। ग्रुप डायनामिक्स, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ग्रुप में काम कर रहे हैं मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन ग्रेडिंग, ग्रेडिंग में प्रॉब्लम होगा क्योंकि जैसे मैंने बोला अनइक्वल पार्टिसिपेशन होगा। सोचो एक ग्रुप में एक बच्चे ने ही सारा काम किया लेकिन वो फर्स्ट आए, तो उसकी वजह से उस ग्रुप में जितने बच्चे सबको ए ग्रेड मिल जाएगा जबकि काम सिर्फ एक ने किया, तो ग्रेडिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है। नाउ एक्टिविटीज़ एंड टास्क फॉर रिफ्लेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्टिविटीज़ एंड टास्क फॉर रिफ्लेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है क्रिटिकल स्किल होता है दैट हेल्प स्टूडेंट डेवलप एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी। कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है। पहला है पजल्स की मदद से। पजल टास्क बच्चों को देने से बहुत लॉजिकल होता है, वो क्रिएटिविटी होता है, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता है। जैसे कि जिगसॉ पजल दे दिया हमने, ठीक है, जिगसॉ पजल दे दिया जहाँ पे एक इमेज होता है टुकड़ों में, उसको आपको जॉइंट करना होता है। लॉजिक पजल हो गया, जैसे इफ़ ए इज़ टॉलर देन बी एंड सी इज़ शॉर्टर देन ए, हु इज़ टॉलेस्ट, इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस। देन टैंग्राम पजल हो गया जहाँ पे 7 शेप्स रहेगा दैट कैन बी अरेंज्ड इनटू वेरियस फिगर्स। देन मेज़ पजल हो गया, मेज़ पजल मतलब जहाँ पे एक रूट होता है, उस रूट को आपको, जैसे आपने देखा होगा ऐसे रूट होगा टेढ़े मेढ़े बहुत सारे, आपको इस एंड से इस एंड तक पहुँचना है, दैट इज़ मेज़ पजल। इस टाइप के पजल्स बच्चों को देना, इससे क्या होता है कि वो एनकरेज होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग करने में, उनका पेशेंस लेवल इम्प्रूव होता है। स्पैटियल रीजनिंग यानी विजुअल स्पैटियल, उनका विजुअलाइजेशन भी ठीक होता है। कोलैबोरेशन अच्छा होता है क्योंकि वो लोग मिलके ये एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे एक सैम्पल दिया हुआ है, द रिडल ऑफ द हैट, 3 people आर ईच वेयरिंग अ हैट एंड ईच पीपल कैन सी द अदर 2 hats बट नॉट देयर ओन। वो अपना खुद का हैट नहीं देख सकते। देर आर 2 red hats एंड 1 blue hat. After looking at each other's hat, one person says, I don't know what color my hat is. After some more reflection, another person say, I know what color my hat is. तो ये एक छोटे बच्चों के लिए होता है ये वाला, ताकि उससे कलर कोऑर्डिनेशन को सीखें, कलर के बारे में सीखें। इस तरीके से एक लॉजिक पजल बच्चों के लिए होता है। देन वी हैव रिडल्स। अब रिडल्स क्या होता है, रिडल्स आर शॉर्ट क्लेवर प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस। दे ऑफन यूज वर्ड प्ले, एम्बिग्विटी और मिस डायरेक्शन। जैसे कि वर्बल रिडल हो गया, जैसे क्वेश्चन है, द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड, वॉट एम आई, मैं क्या हूँ, फुट स्टेप्स। वैसे ही लॉजिक रिडल क्या हो गया, अ मैन गिव्स 1 son 10 cents एंड अनदर son was given 15 cents, what time is it? It's 1:25. This is a reference to the time on a clock where the hour and minute hands make an angle resembling the division of money. तो ये क्या हो गया, एक लॉजिक इसमें कैसे यूज़ करना है उस टाइप का रिडल हो गया। तो बच्चों के एज के हिसाब से बच्चों के एज के हिसाब से उनको ये सब टाइप के रिडल्स दिए जाते हैं। एक हो गया मैथ रिडल, जैसे आई एम एन ऑड नंबर, टेक अवे 1 letter एंड आई बिकम इवन, व्हाट नंबर एम आई। तो इट्स 7, क्योंकि यहाँ से एस ले जाओ तो वो इवन बन जाता है, तो इसको बोलते हैं मैथ रिडल। इसका बेनिफिट क्या है, बच्चों का थिंकिंग सिस्टम जो होता है वो इम्प्रूव होता है, लैंग्वेज स्किल डेवलप होता है क्योंकि इसमें वोकैबलरी यूज होता है, फोस्टर क्रिएटिविटी इनमें आता है क्योंकि ओपन एंडेड होता है, एक क्वेश्चन पूछो उसके हज़ारों आंसर्स आते हैं, तो इसमें क्रिएटिविटी बढ़ता है। देन
क्रॉसवर्ड पजल्स में क्या होता है, ग्रिड होते हैं, उसको फिल करना होता है। ये आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, आता है जैसे इस तरीके से रहता है और आपको फिल करना होता है। उसमें कुछ भी एक उसका शेप हो सकता है, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स बता दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे पी हो गया, और फिर वो क्रॉसवर्ड पजल आपको फिल करना होता है, कुछ एक हिंट दिया जाता है उसको पढ़ के। तो उसके टाइप्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल क्रॉसवर्ड जहाँ पे लिटरेचर, हिस्ट्री एंड साइंस एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। थीम बेस्ड होता है, जैसे स्टूडेंट नीड्स टू थिंक अबाउट हाउ द थीम फिट्स इनटू द आंसर। इसमें क्या होता है, किसी एनिमल्स, एक पर्टिकुलर सिर्फ एनिमल्स के बारे में होगा, नहीं तो सिर्फ कंट्रीज़ के बारे में होगा, नहीं तो सिर्फ फेमस प्लेसेस के बारे में होगा, तो एक थीम के बेस्ड होता है। एक होता है क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड जहाँ पे मोर एडवांस्ड फॉर्म वेयर द क्लूज आर वर्डेड इन अ मोर ऑब्सक्योर और क्रिप्टिक मैनर, जैसे जंप ओवर द मून, तो इसका मतलब क्या होगा, लीप, तो उसको एक अलग तरीके से पेश किया जाता है, दैट इज़ क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड। तो ये भी एक तरीका है बच्चों को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। बेनिफिट्स क्या हैं, वोकैबलरी इंप्रूव होता है। ऑफकोर्स कुछ बच्चों का अगर आंसर नहीं आता वो डिक्शनरी में ढूंढेंगे, नेट में ढूंढेंगे, भले ही ढूंढ के लिखें, एटलीस्ट उनको एक नया वोकैबलरी पता चलेगा। इम्प्रूव्स रिकॉल, जो क्ल्यू होता है, इट फोर्सेस स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर मेमोरी। देन स्टिमुलेट्स मेंटल एजिलिटी, उनका मेंटल एजिलिटी बहुत इंप्रूव होता है। तो यहाँ पे सैम्पल एक्टिविटी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, द आंसर विल बी मर्करी। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स फूड, इट विल बी फोटोसिंथेसिस, तो दिस इज अ क्रॉसवर्ड पजल। देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम, जैसे एस्केप रूम पजल। दीज पजल रिक्वायर स्टूडेंट्स टू सॉल्व अ सीरीज ऑफ रिडल पजल्स और टास्क टू एस्केप फ्रॉम अ रूम। एक रूम में उनको बहुत सारे पजल दिए होंगे और बोलेंगे इतने टाइम के अंदर तुम्हें ये पजल सॉल्व करना है, तभी तुम रूम के बाहर जा पाओगे। ये एक टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम है। एक है ब्रेन टीजर, जहाँ पे शॉर्ट पजल्स दैट रिक्वायर क्लेवर थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कीज बट ओपन नो लॉक्स, आई हैव स्पेस बट नो रूम, यू कैन एंटर बट यू कांट गो आउटसाइड, वॉट एम आई। इट्स अ कीबोर्ड, कीबोर्ड में की होते हैं, फिर स्पेस होता है, देन एंटर होता है, तो इस तरीके के ब्रेन टीजर रहते हैं। तो लॉजिक ग्रिड पजल रहता है, जहाँ पे प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ सेट ऑफ कैटेगरी एंड या फिर क्लूज। स्टूडेंट मस्ट यूज द क्लूज टू फिल इन द ग्रिड मैचिंग आइटम्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो कुछ ग्रिड्स होते हैं, कुछ स्क्वायर ग्रिड्स बने होते हैं, कुछ एक क्वेश्चन रहता है, आपको उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके वो ग्रिड फिल करना होता है। वो था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटी के बारे में, जहाँ पे हम लोग ब्रेन यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने थिंकिंग यूज़ करते हैं। तो कौन से एक्टिविटी हैं जो हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा उसको अच्छा बनाता है और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं, उनको कुछ एक सोल्यूशन निकालना होता है, तो सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं। अपनी अपनी राय देने के बाद उन सारे आंसर्स को सुन के उसमें से एक परफेक्ट आंसर निकाला जाता है, फिर एक परफेक्ट तरीका निकाला जाता है। और यहाँ पे कोई एक दूसरे को जज नहीं करता कि अरे इसने तो गलत बोला, उसने तो सही बोला। यहाँ पे सब लोग इक्वल माने जाते हैं और वो अपने अपने ब्रेन में उनके जो भी है वो उसको बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग में पहला आ गया ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहाँ पे एवरीवन इन द ग्रुप शेयर देयर आइडियाज़, और वो भी ज़ोर से बोल के वो लोग या फिर लिख के आइडियाज़ अपना बताते हैं। द की प्रिंसिपल इज़ नो जजमेंट। इसमें क्या होता है कि जजमेंट नहीं करना है कि कितना सिली सा जवाब दिया, कितना सिली सा आइडिया दिया, इस टाइप का जजमेंट नहीं करना। फिर है साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग आउट लाउड ईच पर्सन राइट्स डाउन देयर आइडियाज़ क्वाइटली। इसमें क्वाइटली लिखा जाता है और बाद में द आइडियाज़ आर शेयर्ड विद द ग्रुप एंड डिस्कस्ड। दिस मेथड गिव्स एवरीवन अ चांस टू थिंक विदाउट द प्रेशर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। यहाँ पे दूसरों के सामने बात करने का या बोलने का कोई स्ट्रेस नहीं रहता, यहाँ पे आप आराम से लिख के दे सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग। देन राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसमें क्या होता है, दिस इज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म वेयर ईच पर्सन इन अ ग्रुप टेक्स टर्न शेयरिंग देयर आइडियाज़ वन एट अ टाइम. It ensures that everyone has an equal chance. Then we have star bursting. Instead of generating answers to a problem, participants can come up with as many questions as possible about the issue. मतलब कोई एक इशू को सॉल्व करना है तो उसमें सोल्यूशन नहीं देंगे स्टार बर्स्टिंग में, इसमें उससे रिलेटेड लोग क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉब्लम है हाउ कैन वी रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, तो अब बच्चे जब स्टार बर्स्टिंग करें एक बोलेगा व्हाट ऑल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक्स आर अवेलेबल, how much plastic do we usually use daily, what happens when plastic is recycled. तो वो क्वेश्चंस कर करके उसका सलूशन निकालते हैं. बेनिफिट क्या है, क्रिएटिविटी,
एनकरेजेस कोलैबोरेशन, क्योंकि सब लोग मिलके करते हैं, एंड इंक्लूसिव मतलब इसमें हर कोई इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट है रोल स्टॉर्मिंग। रोल स्टॉर्मिंग क्या है? इट्स अ क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक वेयर पार्टिसिपेंट्स टेक ऑन डिफरेंट रोल्स और पर्सोनाज एंड जनरेट आइडियाज फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव्स। दिस मेथड हेल्प्स इंडिविजुअल थिंक आउटसाइड देयर नॉर्मल वे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे सामने एक सोचो सूप या फिर कुछ भी एक खाने का, कोरियन का, आजकल जैसे कोरियन ट्रेंड में कोरियन का कुछ एक खाना रखा है, ठीक है। अब मुझे बोलोगे तुम्हें ये कैसा दिख रहा है, तो मैं बोलूँगी इट्स लुकिंग टेस्टी एंड आई वांट टू टेस्ट इट। अब मैं उनको बोलूँगी चलो अब तुम, मुझे कोई बोलेगा अभी आप अपने हिसाब से मत बोलो, अभी आप सोचो कि आप आपकी ग्रैंड मदर हो, तो अगर आप आपकी ग्रैंड मदर होती तो आपको कैसा लगता? तो मैं बोलती तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कोरियन फूड्स। तो वैसे ही रोल स्टॉर्मिंग में आपको रोल अपना बदलना है। आप बन के नहीं आंसर दोगे, आप कोई और बन के आंसर दोगे। तो ट्रेडिशनल इसके टाइप्स में पहला है ट्रेडिशनल, जिसमें पार्टिसिपेंट चूज और आर असाइंड अ स्पेसिफिक रोल। एग्जाम्पल, किसी को बोला जाएगा अगर तुम सोचो तुम टीचर हो, सोचो तुम साइंटिस्ट हो, और एक को बोलोगे सोचो तुम एनवायरमेंटलिस्ट हो। अब तुम अपने अपने रोल के हिसाब से बताओ तुम्हें क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। फिर वो उस इशू, कोई इशू होता है उसको लेके वो अपनी राय देते हैं कि अगर मैं टीचर होती तो मैं ऐसा बोलती, अगर मैं साइंटिस्ट होती तो मैं ऐसा बोलती, अगर मैं एनवायरमेंटलिस्ट होती तो मैं ऐसा बोलती। तो उस तरीके से वो रोल स्टॉर्मिंग करते। फिर आता है कैरेक्टर रोल स्टॉर्मिंग, जहाँ पे हियर स्टूडेंट टेक्स ऑन फिक्शनल कैरेक्टर, जैसे सुपर हीरो बन गया, कोई हिस्टोरिकल फिगर बन गया, कोई फेमस पर्सनैलिटी बन गया, फिर वो बन के वो अपने राय देते हैं। फिर आता है रिवर्स रोल स्टॉर्मिंग, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, students imagine what the opposite role might think. For example, if brainstorming ways to improve a product, one student might take the role of a customer while another could play the role of a competitor. This helps see problem from different viewpoint. For example, इसमें क्या बोला गया, रिवर्स रोल स्टॉर्मिंग मतलब अब हमें ये चाहिए कि प्लास्टिक वेस्ट हम कैसे कम करें। तो इसका रोल स्टॉर्मिंग कैसे होगा? रिवर्स रोल स्टॉर्मिंग, सब में से कोई एक बंदा ऐसा होगा जो प्लास्टिक बनाने वाला बन जाएगा। वो बोलेगा नहीं मुझे तो प्लास्टिक बनाना है, तो बाकी सब बोलेंगे क्यों नहीं बनाना है, और जो बना रहा है वो क्यों बोलेगा उसे बनाना है। तो इससे क्या होगा, एक बहुत ही ज़्यादा बच्चों का क्रिएटिविटी स्टिमुलेट होता है। तो इसलिए रिवर्स रोल स्टॉर्मिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। बेनिफिट क्या है? एनकरेजेस पर्सपेक्टिव टेकिंग, सबका व्यू पॉइंट रहता है इसमें, एंगेजमेंट इंक्रीज करता है, क्रिएटिव आइडियाज़ निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सैम्पल एक्टिविटी दिया हुआ है, हाउ कैन वी रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन इन द सिटी। असाइन स्टूडेंट रोल, एक को मेयर बना दिया, एक को कंप्यूटर, एक को एनवायरमेंटलिस्ट, एक को बिजनेस ओनर। अब वो अपनी अपनी राय देंगे और फिर वहाँ से एक सही आंसर निकलेगा कि एक्चुअली क्या सच है या फिर क्या सही है। क्रिएटिव थिंकिंग टास्क दे सकते हैं, जैसे माइंड मैपिंग। मैंने बताया माइंड मैपिंग क्या होता है, माइंड में ही कुछ फिगर बना देना कि कैसे आपको याद करना है हर चीज़। उसके बाद आता है स्कैम्पर टेक्निक, जिसमें दिस स्टैंड्स फॉर, एस इज़ फॉर सब्सटीट्यूट, सी फॉर कंबाइन, देन अडेप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट एंड रिवर्स. It's a method to creatively solve problem by asking questions that look at different way to improve an existing product. For example, if students are designing a new app, they might modify the existing app designs or combine features of different apps. इसमें क्या होता है, जैसे सोचो आपको बोला गया कि आप एक ऐप बनाओ, तो इंस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग अ न्यू ऐप, सोच के बहुत नया ऐप बनाने से अच्छा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐप है, आपको पता है एक ऐप लोग बहुत यूज़ करते हैं, उसमें कुछ एक मॉडिफाई करके बाकी और कुछ ऐप से आइडियाज़ लेके आप उसको और ज़्यादा क्रिएटिवली एक नया ऐप बना सकते हैं। तो इसको बोला जाता है स्कैम्पर टेक्निक. फिर आता है हमारा व्हाट इफ़ सिनेरियोज. आस्क स्टूडेंट टू थिंक ऑफ वाइल्ड और अनयूजुअल. व्हाट इफ़, जैसे व्हाट इफ़ यू कुड टॉक टू एनिमल्स, हाउ वुड दैट चेंज द वर्ल्ड. दिस हेल्प स्टूडेंट यूज़ देयर इमेजिनेशन. यहाँ पे बच्चे अपना इमेजिनेशन यूज़ करते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग टास्क में हमारा टाइप्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग टास्क आ जाता है, जिसमें होता है डिबेट्स. डिबेट कर सकते हैं हम लोग, कोई एक टॉपिक दे दिया, बच्चे उस पर डिबेट करेंगे, कोई फॉर में बोलेगा, कोई अगेंस्ट में बोलेगा. केस स्टडी दे सकते हैं, कुछ एक केस बता दिया कि इस पर्टिकुलर ईयर में ऐसा ऐसा हुआ था, इस केस को स्टडी करो, इसमें क्या क्या तुमको पता चला वो बताओ. प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट, कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक बोला और बोला इसका प्रोज और कॉन्स बताओ. प्रोज मतलब इसका पॉजिटिव क्या है, कॉन्स मतलब इसका नेगेटिव क्या है. एनालिसिस ऑफ एजम्पशन. प्रेजेंट स्टूडेंट्स विद एन अजम्पशन और बिलीव द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, उनको बोल दिया गया, एंड आस्क देम टू क्रिटिकली एनालाइज एंड डिसअप्रूव इट. आपने उनको बोला द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, अब इसको डिसअप्रूव करके दिखाओ, इसको गलत साबित करके दिखाओ.
तो एनालाइज करते हैं वो एजम्पशंस को। बेनिफिट क्या है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग टास्क का? डीप लर्निंग होता है इसमें, एनकरेज करता है बच्चों को डीपर थिंकिंग में, डीपर लर्निंग में। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनका इम्प्रूव होता है, कम्युनिकेशन एनहांस होता है एंड कोलैबोरेशन होता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो लोग ग्रुप में काम करते हैं। प्रिपेयरिंग टेस्ट फॉर डिफरेंट स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे अलग अलग स्किल्स के लिए हम लोग जो क्वेश्चन पेपर या फिर टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। पहला है लिसनिंग स्किल्स। स्टूडेंट्स का लिसनिंग स्किल जानने के लिए हमें किस टाइप के टेस्ट लिसनिंग स्किल के लिए बनाने हैं? पहला है MCQ। आफ्टर लिसनिंग टू एन ऑडियो पैसेज, इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चों को एक ऑडियो पैसेज, कोई एक कॉन्वर्जेसन हो गया या कोई एक रिपोर्ट हो गया, कोई एक स्टोरी हो गया, वो सुना दिया। सुनाने के बाद तुरंत उन्होंने वो जो रिकॉर्डर लगाया था, ऑडियो लगाया था, उस ऑडियो को बंद किया और फिर उनको एक क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया। तो उसके बाद उन्होंने जो सुना है उस बेसिस पे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर देंगे। इससे पता चलेगा उन्होंने कितने अच्छी तरीके से सुना है वो स्टोरी या वो कॉन्वर्जेसन, वो जो भी था। ट्रू और फॉल्स और येस या नो। स्टूडेंट्स लिसन टू द पैसेज एंड डिटरमाइन इफ स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इट आर इट इज़ ट्रू। तो उसके बाद उसी से रिलेटेड हम ट्रू और फॉल्स दे सकते हैं। फिर वो सोचेंगे कि हमने जो सुना था क्या उसमें ये चीज़ था, अगर था तो ट्रू है, नहीं था तो फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं उससे बेस्ड। शॉर्ट आंसर्स दे सकते हैं आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी। किसी कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया कि अच्छा इसमें जिसने ऐसा काम किया था वो कौन सा कैरेक्टर था, किस कैरेक्टर ने ऐसा बोला। देन टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग लिसनिंग टेस्ट क्या है? यूज़ क्लियर एंड अप्रोप्रिएट ऑडियो। एक अप्रोप्रिएट ऑडियो और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। और इंश्योर करना है जो स्पीड है स्पीकर का वो सुनने के लायक हो, बहुत स्पीड ना हो, बहुत स्लो ना हो। इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ लिसनिंग सोर्सेज, डायलॉग्स हों, लेक्चर्स हों, बहुत कुछ हो उसमें, ताकि बच्चे उसको ईगरली सुने। अब स्पीकिंग स्किल के लिए कैसा टेस्ट बनाएंगे? जैसे इंटरव्यूज़ हो गए, वहाँ पे एक टीचर ने दो बच्चों को आमने सामने बैठाया, एक को रिपोर्टर बना दिया, एक को एक आम इंसान बना दिया, एक आइडिया दे दिया कि अभी सिनेरियो ऐसा है, अब आप उसका इंटरव्यू लो। इंटरव्यू में देन एग्जाम्पल क्या, टेल मी अबाउट योर लास्ट हॉलीडे, व्हाट एक्टिविटीज़ डिड यू एन्जॉय मोस्ट। इस टाइप का इंटरव्यू भी ले सकते हैं। फिर हो गया रोल प्ले। रोल प्ले में वन स्टूडेंट प्लेज अ कस्टमर एंड द अदर शॉप असिस्टेंट। तो कस्टमर नीड्स टू आस्क अबाउट अ प्रोडक्ट एंड मेक अ परचेज, तो वो वाला एक रोल प्ले कर लिया, एक खरीदारी का और एक कस्टमर का। पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो सकता है, एक बड़ा सा पिक्चर दे दिया और बच्चों को बोला इसको डिस्क्राइब करो, या फिर बोला इस पिक्चर को देख के एक स्टोरी बनाओ, और ऐसा स्टोरी बनाना कि पिक्चर का जो जो आइटम है वो सब उसमें यूज़ हो। तो इस तरीके से हम उनका स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। मोनोलॉग दे सकते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट स्पीक फॉर अ गिवन पीरियड ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक विच टेस्ट देयर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़। जैसे एग्जाम्पल है, गिव अ 2 मिनट प्रेजेंटेशन अबाउट योर फेवरेट बुक। एकदम से उनको एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछ लिया कि 2 मिनट के लिए अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में कुछ बोलो। तो इससे क्या होता है, बच्चों का प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंप्रूव होता है। डिबेट करा लिया, डिबेट में भी जो उनका स्पीकिंग स्किल है वो बहुत इंप्रूव होता है। तो इसमें टिप्स क्या हैं? क्रिएट सिनेरियो दैट आर रिलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स, जिनका इंटरेस्ट उसमें बना रहे, उस टाइप का टॉपिक, उस टाइप का सिनेरियो बनाना। एंश्योर द टास्क अलाउज फॉर नेचुरल कॉन्वर्जेसन। कॉन्वर्जेसन नेचुरल होना चाहिए, ज़्यादा स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए। एसेस बोथ कंटेंट एंड लैंग्वेज, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, इन सब पे हमें ध्यान देना है वाइल टेकिंग अ टेस्ट ऑफ स्पीकिंग स्किल। रीडिंग स्किल टेस्ट में क्या होता है, इसमें रिटन का भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंस होता है। क्यों? जैसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया, तो उनको एक पैसेज दे दिया, वो पैसेज को रीड करेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो इसमें साइमल्टेनियसली उनका रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल भी चेक होता रहता है। ट्रू और फॉल्स दे दिया कि उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ने के बाद उसमें कोई एक स्टेटमेंट है वो दे के उनको ट्रू या फॉल्स पूछा, उसी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट आंसर या कुछ समरी कंप्लीशन दे दिया। इस तरीके से हम रीडिंग स्किल भी उनको टेस्ट कर सकते हैं, एक पैसेज देके, एक कॉम्प्रिहेंशन देके। राइटिंग स्किल में हमने ऐसे राइटिंग दे दिया, बच्चों को एक टॉपिक दे दिया कि आप ऐसे लिखो इस पर। शॉर्ट स्टोरी बनाओ, जैसे राइट अ स्टोरी अबाउट अ टाइम यू ओवर केम अ चैलेंज, आपने कुछ एक चैलेंज फेस किया, उसके ऊपर एक स्टोरी लिखो। लेटर राइटिंग दे दिया, रिपोर्ट या आर्टिकल लिखने के लिए दे दिया। ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? रिटन स्किल्स में। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग दे सकते हैं, जैसे डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लेस इन डिटेल में अपनी फेवरेट प्लेस को डिस्क्राइब करो। प्रोसेस और इंस्ट्रक्शनल राइटिंग, जिसमें राइट अ स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू मेक योर फेवरेट डिश, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल राइटिंग, जिसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस तरीके से बनाना है, ऑयल इतना यूज़ करना है, राइस इतना यूज़ करना है। तो उस तरीके से भी हम टास्क दे सकते हैं।
इसका टिप्स क्या है? प्रोवाइड क्लियर डिटेल प्रॉम्प्ट टू हेल्प स्टूडेंट फोकस ऑन द टास्क। इंश्योर करना है कि राइटिंग टास्क जो होता है इट अलाउ स्टूडेंट्स टू डेमॉन्स्ट्रेट देयर वोकेबलरी, इसमें उनका वोकेबलरी ग्रामर भी यूज़ हो। और एक रूब्रिक हमें यूज़ करना है फॉर ग्रेडिंग सिस्टम, उसमें ऑब्जेक्टिव असेसमेंट फोकसिंग ऑन कंटेंट, ग्रामर, स्ट्रक्चर एंड क्रिएटिविटी रहे। फिर है हमारा एनहांसिंग इमेजिनेशन, क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपमेंट। अभी हमने राइटिंग, रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग सब के बारे में पढ़ा। अब है इमेजिनेशन कैसे बच्चों का इम्प्रूव करना है, इमेजिनेशन किस तरीके से हम बच्चों का फोस्टर करें। पहला है एनकरेज डे ड्रीमिंग। What is it? Daydreaming, often viewed as a distraction, can actually be a fertile ground for imaginative thinking. It gives the mind freedom to wander and explore new ideas without constraint. तो बच्चों को डे ड्रीमिंग का इम्पोर्टेंस बताना है। कैसे? क्रिएट स्पेस फॉर अनस्ट्रक्चर्ड टाइम। स्टूडेंट्स को अलाउ करना है ऑन योर सेल्फ टू हैव मोमेंट ड्यूरिंग द डे व्हेन देयर इज़ नो फिक्स्ड टास्क। ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स लेट द माइंड वॉन्डर फ्रीली। उनको बोलना है एक ऐसे टाइम पे अकेले बैठ के आँख बंद करके सोचो, कुछ भी सोचो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, ड्रीम अबाउट समथिंग। ये हो गया हमारा क्रिएट स्पेस। देन गाइडेड डे ड्रीमिंग, मतलब एक थीम उनको बोलो कि एक थीम मैंने आपको दे दिया, इस पे बेस्ड आप कुछ भी सोचो, कुछ भी स्टोरी बनाओ या कुछ भी ड्रीम करो, लेकिन एक थीम बेस्ड रहेगा। एंगेज इन क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज। और क्या कर सकते हैं हम लोग? बच्चों को कुछ क्रिएटिव लिखने के लिए बोला जा सकता है। जैसे राइटिंग एक्सरसाइजेस स्टिमुलेट इमेजिनेटिव थिंकिंग बाय फोर्सिंग द ब्रेन टू इन्वेंट कैरेक्टर। उनको बोला स्टोरी बनाओ जिसमें ये कैरेक्टर होने चाहिए। तो जब वो स्टोरी बनाएंगे वो क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम कैसे शो करें, दूसरे कैरेक्टर को कैसा शो करें स्टोरी में। तो इससे उनका जो थिंकिंग पावर है, जो इमेजिनेशन पावर है, वो इम्प्रूव होगा। इसको कैसे एनहांस करें? स्टोरी स्टार्टर्स प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स टू गेट देयर माइंड गोइंग। फॉर एग्जांपल, अ बर्ड विद कलरफुल विंग स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग ओनली यू कैन हियर। उसके बाद वो उसके ऊपर एक स्टोरी बनाएंगे। या फिर हो सकता है व्हाट इफ़, जैसे व्हाट इफ़ ह्यूमन कुड लिव ऑन मार्स, इसके ऊपर एक स्टोरी बनाओ। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चों का इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उनको नहीं पता मार्स में क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, बट जब वो एक स्टोरी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका इमेजिनेशन इम्प्रूव होगा। फिर है प्ले विथ मेटाफर्स एंड एनालॉजीज। मेटाफर्स एंड एनालॉजीज अलाउ द माइंड टू मेक कनेक्शन बिटवीन अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट। कैसे करना है? आस्क योर सेल्फ और स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब वन थिंग यूजिंग अ मेटाफर। मेटाफर यूज़ करना मतलब जैसे कुछ एक, जैसे द स्काई वॉज अ जाइंट कैनवस। एक्चुअल में स्काई कैनवस नहीं होता है, कैनवस मतलब जिसमें पेंट करते हैं, मगर इस तरीके से जब किसी स्टेटमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है उसको मेटाफर बोलते हैं। तो बच्चों को बोलो द स्काई वॉज अ जाइंट कैनवस पेंटेड इन ह्यूज ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। तो उनको बोलेंगे इसको डिस्क्राइब करो। ठीक है, आस्क स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब वन थिंग यूजिंग मेटाफर। कोई भी चीज़, हमने स्काई के बारे में डिस्क्राइब किया, उनको बोलेंगे आप कोई और चीज़ डिस्क्राइब करो लेकिन मेटाफर यूज़ करके डिस्क्राइब करो। कंपेयर टू अनरिलेटेड थिंग्स। जब हम दो अनरिलेटेड चीज़ों को जो एक दूसरे के साथ रिलेट ही नहीं होते हैं उनको जब हम लोग कंपेयर करते हैं उसको हम लोग एनालॉजीज कहते हैं। जैसे अ रिलेशनशिप इज़ लाइक अ गार्डन। रिलेशनशिप और गार्डन का कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन बोलने का तरीका क्या है? अ रिलेशनशिप इज़ लाइक अ गार्डन, इट नीड्स केयर एंड अटेंशन टू ग्रो। तो इस टाइप का भी बच्चों को बोल सकते हैं कि हर, जैसे ये रिलेशनशिप के बारे में था, उनको फ्रेंडशिप के बारे में बोल सकते हैं कि आप फ्रेंडशिप के बारे में एक एनालॉजी बोलो। दिस इज़ हाउ दे विल डेवलप देयर इनोवेशन एंड इमेजिनेशन स्किल। माइंड मैपिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। माइंड मैपिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक विजुअली ऑर्गेनाइज आइडियाज अलाउइंग द ब्रेन टू एक्सप्लोर मल्टीपल पॉसिबिलिटी। कैसे करेंगे? स्टार्ट विद अ सेंट्रल आइडिया, बिगिन विद अ वर्ड और कॉन्सेप्ट। किसी एक वर्ड या कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेंट्रल आइडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन, यू माइट ब्रांच आउट इनटू मार्स मिशन, एलियन लाइफ, फ्यूचर टेक्नोलॉजी। इस टाइप के मार्स मिशन जैसे उनको एक टॉपिक दे दिया, उसके ऊपर वो अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि मार्स मिशन में क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या हुआ था। तो उस तरीके से बच्चे उस बारे में बात करेंगे, करते करते एलियन तक पहुँचेंगे, टेक्नोलॉजीज़ तक पहुँचेंगे एंड फाइनली स्पेस के बारे में बात करेंगे। फ्री राइटिंग, जहाँ पे राइट डाउन एनी थिंग दैट कम्स टू योर माइंड ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। एक टॉपिक दे दिया, हो सकता है उस टॉपिक के बारे में बच्चों को कुछ पता ही नहीं है कि वो है क्या, लेकिन टीचर्स बोलेंगे यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट इट। तो उनको नहीं पता कि, सोचो उनको बोला कि तुम, आज तक वो बच्चे एक कोई पर्टिकुलर, जैसे हमने न्यूज़ में देखा है कि मून में गए हैं लेकिन जुपिटर के बारे में किसी को पता ही नहीं है,
तो उनको बोलेंगे चलो जुपिटर के बारे में आपको जो लगता है लिखो, दैट इज़ फ्री राइटिंग। देन कोलैबोरेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहाँ पे ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है किसी एक चीज़ को लेके, और फिर आइडियाज़ उसमें से जो बहुत सारे आइडियाज़ निकलते हैं उसमें से कोई एक एक्सेप्ट किया जाता है। इमेजिनेटिव आइडियाज़ इसमें बच्चे देते हैं काफ़ी सारे, तो इससे उनका इमेजिनेशन इम्प्रूव होता है। यूज़ विजुअल स्टिमुलाई, मतलब इमेजेस, पेंटिंग्स एंड अदर विजुअल आइडियाज़ जो होते हैं वो भी इमेजिनेशन उनका इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? विजिट एन आर्ट गैलरी और एक्सप्लोर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ऑनलाइन। आस्क स्टूडेंट टू इंटरप्रेट व्हाट दे सी एंड कम अप विद अ स्टोरी और एक्सप्लेनेशन फॉर द आर्ट वर्क। जैसे हम लोग बादलों को भी देखते हैं बारिश के टाइम में, कोई कोई बादल अलग अलग शेप्स के दिखते हैं, कभी हमें वो आइसक्रीम जैसा दिखता है, कभी हमें किसी के फेस के जैसा दिखता है। तो वैसे ही उस टाइप के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बच्चों को दिखाओ। क्लाउड भी दिखा सकते हो, वैसा कुछ नहीं, आप उनको क्लाउड दिखाओ और बोलो आपको क्लाउड में कैसा, वो जो एक क्लाउड है वो आपको किस शेप का लग रहा है। हर बच्चे को वो एक ही क्लाउड अलग अलग शेप का दिख रहा होगा। फिर उनको बोल सकते हैं उस पर बेस्ड आप एक स्टोरी लिखो, या उस पर बेस्ड आप कुछ एक आर्ट वर्क एक्सप्लेन करो। फिर क्रिएट कोलाजेस। कोलाजेस बनाना मतलब मैगज़ीन और बुक्स में से, पुराने पुराने मैगज़ीन में से पेजेस फाड़ फाड़ के उसमें से टीयर करके उसको अनइवन तरीके से टीयर करते हैं और कोलाज बनाते हैं। उनको एक टॉपिक दे दिया, उस पर बेस्ड वो कोलाज बना सकते हैं। पिक्चर प्रॉम्प्ट, शो स्टूडेंट एन इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल इमेज एंड आस्क देम टू डिस्क्राइब द सीन इन मच डिटेल एज पॉसिबल। कोई जैसे एक स्टोरी का एक पर्टिकुलर जो सीन है वो हमने उनको पिक्चर में दिखाया और उनको बोला कि अब तुम डिस्क्राइब करो, तुम्हें क्या लगता है कि इसका स्टोरी कैसा होगा। तो हर बच्चे उस पर्टिकुलर इमेज को देख के अलग अलग स्टोरी बनाएंगे। लेट देम क्रिएट डिफरेंट स्टोरीज। इससे क्या होता है, उनका इमेजिनेशन इंप्रूव होता है। एक ही पेज से, एक ही पिक्चर से 100 स्टोरीज बन जाएंगे अगर 100 बच्चे अपना इमेजिनेशन पुट फॉरवर्ड करेंगे। एम्ब्रेस प्लेफुलनेस एंड गेम्स। इमेजिनेशन फ्लरिशेस व्हेन वी प्ले। जब बच्चे खेलते हैं, चाहे वो टॉयज़ से हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे कुछ भी हो, तब उनका इमेजिनेशन और ज़्यादा इम्प्रूव होता है। कुछ गेम्स बनाना नए नए, जैसे शैरेड्स हो गया, पिक्चर्स हो गया, स्टोरी डाइस हो गया, इस टाइप के गेम्स खेलने से बच्चों का इमेजिनेशन इम्प्रूव होता है। यूज़ एक्टिव गेम्स। एक्टिव गेम्स में इनकरेज करते हैं स्टूडेंट को सीन और कैरेक्टर प्ले करने का। यू कुड आस्क स्टूडेंट टू एक्ट एज इफ देयर एनिमल्स। उनको एनिमल्स की तरह या किसी हिस्टोरिकल फिगर की तरह, या ट्री बना दो, कार बना दो। उसमें भी छोटे छोटे बच्चे इतना इमेजिनेटिव स्टोरी बनाते हैं क्योंकि उनका इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है व्हेन दे प्ले एंड डू समथिंग। फैंटेसी रोल प्लेइंग गेम। प्ले डंजन्स और ड्रैगन्स और क्रिएट योर ओन रोल प्ले गेम। दीज टाइप्स ऑफ गेम डिमांड क्रिएटिव थिंकिंग। तो उनको डंजन्स बना दो, ड्रैगन बना दो, या उनको डायनासोर बना दो, उनको कुछ ऐसा कैरेक्टर बना दो, अनरियलिस्टिक कैरेक्टर। उसमें भी खेलना बहुत मुश्किल होता है, बच्चे उसमें भी इमेजिनेशन यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम उनका प्लेवी मेथड में भी इमेजिनेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन हेल्प क्लियर द माइंड ऑफ क्लटर, अलाउइंग फॉर फ्रेश इमेजिनेशन थॉट्स। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन यानी आस्क स्टूडेंट टू सिट क्वाइटली एंड ऑब्जर्व द सराउंडिंग इन ग्रेट डिटेल। उनको बोलना है एक जगह शांति से बैठना है और कुछ बात नहीं करना है और सिर्फ अपने आसपास कलर्स, साउंड, मूवमेंट्स को फील करना है। इससे क्या होता है, उनका फोकस शार्प होता है। गाइडेड मेडिटेशन, मेडिटेशन करना जिसमें पीस मिलता है बच्चों को। जर्नलिंग आफ्टर मेडिटेशन, मेडिटेशन के बाद जब माइंड पूरा शांत है तब अपने पूरे दिन का जर्नल लिखना, आपने क्या सीखा, क्या देखा, क्या महसूस किया, वो सब लिखना। So these were some of the ways to improve the imagination in the students. So here we finish the chapter. Thank you for watching the video, and do not forget to subscribe and like the channel, and stay tuned for more classes.